Good morning, everyone. Sri Shamrao Patil Yadravkar Educational Charitable Trust, Sharad Institute of Technology, Polytechnic Yadrav, organized a webinar, a scientific approach of Vastu Shastra in building planning, part 2, in association with ISTE. Before starting my sessions, I would like to thank our principal, Sri B.S. Tashildar sir, our executive director, Honorable Anil Bagne sir, and our trust chairman, Namdar Rajendra Patel Yadravkar sir, to giving a platform to present my webinar in front of you. Today, day 1, session 1, we are going to start शाला भवन और शाल। वास्तुशास्त्र के अंतर्गत चूल्ही शब्द का प्रयोग दीवार के संदर्भ में किया जाता है। वास्तव में चूल्ही शब्द का अर्थ चूल्हा या चूल्हे की ओर संकेत करता है। प्राचीन समय में और आज भी गांवों में चूल्हा होता है जिसे खाना पकाने में उपयोग करते हैं। चूल्ही शब्द का अर्थ भी चूल्हे जैसा ही होता है। वर्तमान में शहरों में यह देखने को नहीं मिलता। इन चूल्हों का निर्माण करने के लिए कुछ 2 ईंटों को रखकर चूल्हे बनाया जाता है, तो कुछ लोग 3 ईंटों को मिलाकर और कुछ 4 ईंटों को मिलाकर चूल्हा बनाते हैं। इसी प्रकार भवन निर्माण के दौरान भी कहीं पर 2 और मकान बन जाते हैं और कहीं-कहीं पर 3 दिशाओं में मकान बनकर रह जाते हैं या फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है। इन स्थितियों के बारे में ऋषियों ने उसकी शुभता और अशुभता के अनुसार प्रत्येक दिशा की फल कहा है, जिसे ध्यान में रखकर ही भवन निर्माण करना चाहिए। क्योंकि सामान्यतः तो भवन चारों दिशाओं में ही बना हुआ श्रेष्ठ माना गया है। किसी भी दिशा में वास्तु की अवांछित अंग खुला हुआ नहीं छोड़ना चाहिए। वर्तमान समय में अधिकतर 1, 2 या 3 या 4 कमरों के घर बनाए जाते हैं। अतः निम्नलिखित शाल वर्णन में 4 प्रकार के शाल को विस्तृत में समझाया गया है। शाल का अर्थ कमरा होता है। इनमें से प्रत्येक के अलिंद या बरामदे में सार की दिशा के आधार पर पुनर्वर्गीकरण किया गया है। एक शाल भवन में बरामदे के आधार पर 16 भेद मुख्यतः हो सकते हैं। एक शाल भवन में किस और बरामदा शुभ है, किस और अशुभ की तरफ 2 बरामदा या 3 बरामदा शुभ अशुभ है, इसका वर्णन किया गया है। इसमें एक भूखंड पर किसी भी दिशा में शाल है जिसमें शास्त्रानुसार द्वार की स्थापना की जाती है। एक शाल भवनों का विस्तृत विवरण हम अब करने जा रहे हैं। शाल वास्तु के पुराने संदर्भों और लेखों में लेखकों द्वारा दरवाजा और खुले स्थानों के बारे में सुझाव दिए गए हैं। उन्होंने बहुत सारे मकानों के बारे में विस्तार से बताया है और इन मकानों में विभिन्न दिशाओं में खुले स्थानों के बारे में लिखा है, जिन्हें शाल कहा जाता है। खुले स्थानों और बरामदों की संख्या के अनुसार भूखंडों को एक शाल, द्विशाल, 3 शाल के रूप में वर्गीकरण किया गया है। एक शाल में एक और से खुले स्थान के बारे में बताया गया है। द्विशाल में 2 तरफ से और 3 शाल में 3 तरफ से खुले स्थान के बारे में विस्तार से बताया गया है। खुले स्थानों और बंद स्थानों के बारे में समझने के लिए कुछ प्रतीक चिन्ह दर्शाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर प्रतीक
का अर्थ खुले स्थान से है और बंद के लिए दो स्थान की उपयोग किया गया है। इनके लिए प्रारंभिक दिशा पूर्व तय की गई है। एक तरफ से खुले भूखंड को एक शाल कहा जाता है। इसमें 16 प्रकार के एक तरफ के खुले स्थानों के बारे में चर्चा की गई है। प्रत्येक शाल को अलग अलग नाम दिए गए हैं। ये निम्नलिखित शाल एक प्रकार के हैं। पहला है ध्रुव। इस शाल में प्रतीक के तौर पर 4 श आते हैं। इस शाल का सुझाव यह है कि इस भूखंड में कोई भी दीवार खाली स्थान नहीं है। इस तरह के भूखंड का परिणाम खुशहाली और धन संपदा में वृद्धि दर्शाता है। दूसरा है धन्या। इस तरह का मकान धन्या कहलाता है। ऐसे मकान सामान्य समृद्धि के सूचक हैं। इनकी पूर्व दिशा में एक खुला स्थान होता है। तीसरा आता है जय। तीसरे प्रकार का जय मकान जय कहलाता है। यह हर दिशा में विजय की सूचक कहलाता है। इसका खुले स्थान उत्तर दिशा में होता है। चौथा आता है नंद। चौथे प्रकार का मकान जो है हम उसे नंद कहते हैं। इसमें दो तरफ के खुले स्थान होते हैं। ये पश्चिम और दक्षिण दिशा में रहते हैं। इस तरह के मकान पर घर की महिलाओं के लिए अच्छा नहीं माना गया है और ये नुकसान वाले सिद्ध होते हैं। पांचवा है खर। पांचवे प्रकार के मकान खर कहते हैं। इसमें खुला स्थान पश्चिम दिशा में होते हैं। इस प्रकार के मकान धन और खुशहाली को नष्ट करने वाले होते हैं। छठा है कांत। छठे प्रकार के मकान को कांत कहते हैं। इसकी खुली जगह पूर्व और उत्तर दिशा में होती है। इस तरह के मकान बच्चों और परिवार वालों के लिए शुभ होते हैं। सातवां आता है मनोरम। अगले प्रकार के मकान को हम मनोरम कहते हैं। इसमें बंद स्थान दक्षिण और पश्चिम दिशा में होता है। इस तरह के मकान में रहने से बहुत अधिक मात्रा में धन संपदा की प्राप्ति होती है। आठवां है सुमुख। इसमें पूर्व उत्तर में खुला और पश्चिम दिशा में बंद स्थान होता है। इस प्रकार के मकान से समस्त संसार की खुशियां प्राप्त होती है। भूमि की सारी ढलान पूर्व और उत्तर की ओर होनी चाहिए। अगला आता है द्विशाल भवन। द्विशाल भूखंड मुख्यतः एक शाल भूखंडों के समन्वय से होता है। यानी कि दो प्रकार के एक शाल भूखंडों को मिलाकर द्विशाल भूखंड बनता है। एक शाल भूखंडों के उपरोक्त विवरण अनुसार द्विशाल के भी अलग अलग नाम और परिणाम होते हैं। तो पहला है सिद्धार्थ। पश्चिम में धन्य और दक्षिण में दुर्मुख होता है। यह भूखंड बेहद शुभ प्रभाव वाला होता है और हर प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करता है। दूसरा है यमसूर्य। पश्चिम में धन्य और उत्तर में जय होता है। यह एक भूखंड शुभ नहीं होता और यह मृत्यु और हानि का कारक बनता है। तीसरा है डंडा। पूर्व में खर और उत्तर में धन्य होता है।
इस प्रकार भूखंडों को डंडा कहा जाता है। यह हमेशा दंड का कारण बनता है। चौथा है वात। दक्षिण में दुर्मुख और उत्तर में जय होता है। ऐसे प्रकार के भूखंडों में कान निर्माण से दोस्तों, संबंधियों और धन संपदा दूर होते हैं। पांचवा है कांच। जब पूर्व और पश्चिम में भूखंड होता है तो कांच भूखंड का निर्माण होता है। यह शुभ होता है। छठा है चुल्की। जब खर भूखंड और पश्चिम में धन नामक भूखंड होता है तो चुल्की भूखंड का निर्माण होता है। इस प्रकार के भूखंड पर निवास करने से धन संपदा और पशुओं की संख्या में वृद्धि होती है। उसके बाद 4 साल आता है। तो पहला उसमें आता है कि सर्वत भद्र। जब भूखंड की चारों दिशाओं में शाल हो तथा बरामदा हो एवं चारों दिशाओं में दरवाजे हों तो इस प्रकार के भूखंडों को सर्वत भद्र कहा जाता है। मंदिरों और राजमहलों के लिए बेहद शुभ स्थिति वाले ये भूखंड होते हैं। दूसरा है वर्धमान। केवल दक्षिण दिशा को छोड़कर मकान के तीनों ओर दरवाजे हों तथा चारों तरफ शालाएं हो तो ऐसे भूखंड को वर्धमान कहा जाता है। अब हम डिफरेंट टाइप के जो वास्तुएं हैं, जैसे कि अपार्टमेंट हो, होटल हो, दुकान हो, तो उनके बारे में हम जानकारी लेना चाहेंगे। तो पहला आता है अपार्टमेंट। बहुमंजिला भवन की भूमि या भूखंड नियमित आकार का होना चाहिए, या तो वह चौरस या आयताकार होना चाहिए। भूमि का जो आकार है वो आकार रेक्टेंगुलर शेप में हो और उसका अगर रेशो 1:2 हो तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हम लोग को मिलता है। और जो फ्लैट की जो स्थिति है वो भूखंड पर दक्षिण और पश्चिम के निकट होना चाहिए और उत्तर एवं पूर्व की तरफ खुला होना चाहिए। किसी भी हालत में अपार्टमेंट भवन उत्तर या पूर्व की चार दीवारी को स्पर्श ना करें। तो चार दीवारी जो है उत्तर और पूर्व की ओर चार दीवारी की ऊंचाई जो है ऊंचाई दक्षिण और पश्चिम सिरों से कम होनी चाहिए। तो हम लोग जो है अभी अपार्टमेंट का जो एरिया है या जमीन है तो उसके एंट्रेंस के बारे में हम लोग सोचेंगे। प्रवेश द्वार। यदि प्रकोष्ठ भवन यानी कि अपार्टमेंट के भूखंड के उत्तर की ओर सड़क हो तो द्वार उत्तर और उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि बहुमंजिला भवन के भूखंड के पूर्व की ओर सड़क हो तो द्वार पूर्व और उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि अपार्टमेंट के भूखंड के दक्षिण की ओर सड़क हो तो द्वार दक्षिण और दक्षिण पूर्व की ओर होना चाहिए। यदि अपार्टमेंट का भूखंड जो है वो भूखंड पश्चिम की ओर अगर रोड हो या सड़क हो तो द्वार पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर होना चाहिए। दूसरा आता है सिक्योरिटी केबिन। सुरक्षा कक्ष जो है वो सुरक्षा कक्ष भूखंड के उत्तर पश्चिमी अथवा दक्षिण पूर्वी छोर पर बनाया जा सकता है, परंतु वह किसी भी दशा में चार दीवारी की
पूर्वी या उत्तरी सिरों पर स्पर्श ना करे। उसके बाद बोरवेल या स्विमिंग टैंक हो या कुआं हो, तो बोरवेल भूमिगत पानी की टंकी या अन्य कोई भी जल का स्थान जैसे तालाब, स्विमिंग टैंक यानी तरन तालाब आदि भूखंड के उत्तर पूर्व की ओर स्थित होना चाहिए। उसके बाद जो स्लोप है, वो स्लोप उत्तर पूर्व की ओर होना चाहिए। भूखंड का भूस्तर दक्षिण पश्चिम की ओर अधिकतम और उत्तर पूर्व की ओर न्यूनतम होना चाहिए। वृक्ष जो है वो लॉन तथा छोटे पौधे वाले बाग बगीचे उत्तर तथा पूर्वी भाग में लगाया जा सकता है, जबकि बड़े वृक्ष दक्षिण एवं पश्चिम की ओर लगाए जाएं। शौचकूप जो है, जिसे हम सेप्टिक टैंक कहते हैं, वो सेप्टिक टैंक केवल मध्य पूर्व अथवा मध्य उत्तर की ओर निर्मित किया जाना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे स्टार वाला बनाया है। यहाँ पे हम लोगों को सेप्टिक टैंक बनाना जरूरी है। उसके बाद जो लिफ्ट है या स्टेयरकेस है, उसके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो यह सदैव भवन की दक्षिण या पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर होना चाहिए। पार्किंग जो है, वो पार्किंग उत्तर पश्चिम की ओर रखना जरूरी है। ओवरहेड वाटर टैंक जो है, जो हम अपार्टमेंट के ऊपरी तरफ रखते हैं, तो जो पानी की टंकी है, वो पानी की टंकी दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पश्चिम की ओर हमें रखना चाहिए। पेंट हाउस जो हम बनाने जाएंगे, वो पेंट हाउस हमेशा दक्षिण पश्चिम की ओर बनाया जाना चाहिए। उसके बाद अपार्टमेंट का जो हम लोगों ने इंफॉर्मेशन लिया, उसके बाद आता है पार्ट फ्लैट का, जो एक घर होगा। तो उसके बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो फ्लैट का जो एंट्रेंस है, वो मुख्य द्वार उच्च स्थिति में होना चाहिए, यानी कि पश्चिम, पूर्व, उत्तर और आग्नेय की तरफ, साउथ ईस्ट की तरफ होना चाहिए। उसका जो रसोई घर है, यानी कि किचन, दक्षिण पूर्व की ओर बनाना चाहिए। यदि दक्षिण पूर्व में संभव नहीं है, तो फ्लैट की उत्तर पश्चिम दिशा में भी बनाया जा सकता है। उसके बाद भोजन कक्ष जो है, वो भोजन कक्ष भी मध्य पूर्व या मध्य पश्चिम दिशा की ओर रखना चाहिए। और जो मुख्य शयन कक्ष है, जिसे हम बेडरूम कहते हैं, वो बेडरूम के बारे में अलग अलग आता है। मतलब बेडरूम के भी डिफरेंट टाइप्स हैं, कि जैसे कि मुख्य शयन कक्ष हो या अतिथि शयन कक्ष हो या बच्चों का शयन कक्ष हो, तो उसका भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो जो प्रत्येक फ्लैट का मुख्य शयन कक्ष उसकी दक्षिण पश्चिम दिशा में ही होना चाहिए। अतिथि कक्ष जो है, वो अतिथि कक्ष उत्तर पश्चिम की ओर रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और बच्चों का जो शयन कक्ष है, वो बच्चों का शयन कक्ष उत्तर पूर्व तथा लड़कियों के लिए उत्तर पश्चिम में शयन कक्ष सर्वोत्तम स्थिति में होता है। विकल्प के तौर पर पूर्व तथा पश्चिम में भी हम शिशु शयन कक्ष रख सकते हैं। उसके बाद आता है टॉयलेट, जिसे हम प्रसाधन गृह कहते हैं। प्रसाधन गृह का उचित स्थान भूखंड की उत्तर पश्चिम दिशा में है। इसे दक्षिण की ओर भी रखा जा सकता है, किंतु किसी भी दशा में प्रकोष्ठ की उत्तर पूर्व दिशा की ओर प्रसाधन गृह नहीं रखना चाहिए। उसके बाद जो वार्डरोब आता है, वो वार्डरोब हमें दक्षिण
या पश्चिम दीवार के साथ ही रखना चाहिए। अभी हम दुकान के बारे में देखेंगे। व्यावसायिक संकुल यानी कि दुकान का वास्तु में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि उसके कारण अनेक परिवार प्रसन्न तथा समृद्ध हो सकते हैं। अनियमित अथवा संतुलित दुकान की अपेक्षा सुसंतुलित दुकान ही अधिक लाभ और वांछित परिणाम देगी। यह वास्तु के अनुसार हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो दुकान के लिए जो वास्तु नियम है, उसमें भूमि जो है वो दुकान के लिए सही भूमि का चयन किया जाना चाहिए। भूमि का आकार चौरस या आयताकार यानी कि नियमित होना चाहिए। और जो भूखंड है वो भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अधिकतम रेशो जो है 1:2 होना चाहिए। मैक्सिमम लेंथ एंड ब्रेड्थ का जो रेशो है वो मैक्सिमम हमें 1:2 ही रखना चाहिए। उसके बाद आता है रोड। अभी रोड के बारे में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे मैंने कुछ डायग्राम्स यहाँ पे आपको दिखाई है कि रोड उत्तर की तरफ है या पश्चिम की तरफ है। तो हर एक दिशा के बारे में हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। अगर रोड उत्तर की तरफ है तो उत्तर दिशा की ओर सड़क का होना अत्यंत शुभ है। यह इस छोर की खुली और हवादार बनाएगी, जिससे अच्छे परिणाम हमें प्राप्त हो सकते हैं। यदि मुख्य प्रवेश द्वार उत्तर पूर्व या उत्तर की ओर और सोमपद में हो तो और भी अच्छे परिणाम हमें मिल सकते हैं। पूर्व दिशा में अगर सड़क वाली दुकान हो तो बहुत ही शुभ माना गया है। पूर्व की ओर मार्ग स्थान को और भी विस्तृत एवं हवादार बनाएगा तथा फल भी बेहतरीन मिलेंगे। इस स्थिति में इस दिशा की शुभ ऊर्जा पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी। ऐसी संपत्तियों के स्वामी सदैव खुशहाल तो रहेंगे और उनकी साख में भी लगातार बढ़ोतरी होगी। यदि दरवाजा उत्तर पूर्व या महेंद्र पद में हो तो अत्यंत मंगलकारी परिणाम हमें मिल सकते हैं। अगर दुकान की जो रोड है वो दुकान के सामने से जाने वाली जो रोड है अगर पश्चिम की तरफ हो तो व्यापार दृष्टि से पश्चिम की ओर सड़क का होना शुभ होता है। इस स्थिति में व्यापार में दिन दुनी रात चौगुनी प्रगति होगी। दरवाजे को पुष्पदत्त पद या उत्तर पश्चिम की ओर ऐसी दुकानें रखेंगे तो उसका रिजल्ट हमें बहुत अच्छा मिलेगा। दक्षिण दिशा में सड़क वाली जो दुकानें हैं तो उसका जो बिजनेस है मतलब कारोबार के लिए ठीक होती है। जो कारोबार महिलाओं के संबंधित में हो या महिला संस्थाओं के लिए ऐसी दुकानें के स्वामियों को दक्षिण पूर्व में द्वार रखने पर अच्छे फल प्राप्त होते हैं। उत्तर पूर्व दिशा में सड़क वाली दुकानें वास्तु के अनुसार उत्तर एवं पूर्व की ओर सड़क वाली दुकानें बहुत ही शुभ मानी जाती हैं और उसका जो बिजनेस है वो बिजनेस अच्छा चलता है। दुकान के पूर्व तथा दक्षिण की ओर सड़क होने से मिश्रित परिणाम हमें मिल जाते हैं। ऐसी दुकानें स्त्रियों तथा उनसे संबंधित संस्थानों के लिए बहुत अनुकूल है। इन दुकानों में सौंदर्य प्रसाधन या आभूषणों का व्यापार अच्छा चल सकता है। और जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस
साउथ ईस्ट में रखा तो उसका जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमें बहुत बढ़िया मिल जाएगा। दक्षिण व पश्चिम में सड़कों का होना दुकान के मालिक को मिले जुले परिणाम देता है। दक्षिण और पश्चिम में सड़क होने से इन दिशाओं में खुली जगह अधिक मिलती है, जो शुभ नहीं महा कही जा सकती। पश्चिम दिशा की ओर मुख्य प्रवेश द्वार हो तो सुफल प्राप्त हो सकते हैं। उसके बाद ऐसी पश्चिम एवं उत्तर दिशा में सड़क वाली जो दुकानें हैं, उन दुकानों के बारे में अगर हम कहेंगे तो ऐसी दुकानें मध्यम श्रेणी में आती हैं, जिसके पश्चिम व उत्तर में सड़कें हों, पश्चिम में और उत्तर में सड़कें हों। इस दुकानों का पश्चिम तथा उत्तर के मिश्रित परिणाम हासिल होंगे। ऐसी दुकानें के लिए उत्तर की ओर दरवाजा होना चाहिए। दक्षिण और उत्तर दिशाओं में सड़क अगर हो तो दो विपरीत दिशाओं में सड़कों का होना भी दुकान के लिए मध्यम श्रेणी में रखता है। यदि उत्तर की ओर और दक्षिण की ओर सड़कें हों तो दरवाजा उत्तर की ओर रखना मुनासिब होगा। दुकान के दोनों सिरों पर दरवाजे को होना हानिप्रद होता है। ऐसे में कमाया हुआ धन बाहर निकल जाता है। पूर्व और पश्चिम दिशाओं में सड़क वाली जो दुकानें हैं, वो विपरीत दिशाओं में है, तो उनसे मिले हुए जो फल है, वो फल मतलब मिले जुले फल प्राप्त होते हैं। यहाँ में दोनों सिरों पर मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। श्रेष्ठतम फल प्राप्ति के लिए या प्राप्ति हेतु दरवाजा केवल पूर्व दिशा की ओर ही रखना चाहिए। अगर हम साउथ ईस्ट की में अगर उसका दरवाजा रखेंगे तो उसका रिजल्ट जो है वो बहुत बढ़िया आएगा। उत्तर, पूर्व व दक्षिण दिशाओं में सड़क वाली जो दुकानें हैं, वो अत्यंत शुभ लक्षण वाले दुकान होती है। इस दुकान का द्वार भी पूर्व दिशा की ओर रखना चाहिए। रोड एट नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ, मतलब पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की अगर और जो अगर रोड रहेंगे तो उसका जो मानना है, हम लोग का जो मानना है, तो दुकान बहुत बढ़िया चलेगा, यानी कि शुभ होता है। ऐसी दुकानों के व्यापार में निरंतर प्रगति होती है। यदि कोई महिला कारोबार का संचालन करे तो और भी अच्छा होता है। ऐसे दुकानों में दरवाजा पूर्व की तरफ रखना चाहिए। अगर हम पश्चिम की तरफ भी रखते हैं तो भी हमें बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। दक्षिण, पश्चिम और उत्तर के बारे में अगर हम बोलेंगे तो ये सबसे अच्छा लोकेशन है एंड जो है गुड फॉर बिजनेसमैन, जो है व्यापारी है, उसके लिए बहुत ही बड़ा शुभ अवसर इसमें होता है। मेन एंट्रेंस जो है वो उत्तर में रखेंगे तो उसका बहुत ही अच्छा फल हमको मिल सकता है। अगर चारों तरफ, दुकान के चारों तरफ अगर रोड हो तो वो सर्वश्रेष्ठ जगह है। ऐसी दुकानों के स्वामी बेहिसाब धनार्जन तो करते ही हैं, सुख और समृद्धि भी प्राप्त कर लेते हैं। अगर टी जंक्शन है तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो
यदि भूखंड किसी मार्ग के सिरे अतः अंत पर स्थित है तो यह स्थिति उस भूखंड के लिए टी जंक्शन के समान होती है। ऐसी सड़क भूखंड के भूखंड को बर्छे की तरह भेदती है। भूखंड पर ऐसी सड़क का असर बर्छी के सदृश होता है। लगभग सभी भूखंडों पर ऐसी सड़कों का पीड़ादायक प्रभाव पड़ता है। किसी भवन को जो कारण प्रभावित करते हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण कारणों में ये टी जंक्शन होता है। वास्तु पर जो भी वैदिक साहित्य उपलब्ध है उसके अनुसार सभी बेधक सड़कें अर्थात टी जंक्शन अशुभ मानी गई हैं। चाहे वो दिशा उत्तर हो, पूर्व हो या पश्चिम हो या उत्तर पूर्व हो, कोई भी दिशा हो वो अशुभ ही होती है। टी जंक्शन पर स्थित दुकान अशुभ ही मानी जाएगी, वह किसी भी दिशा में हो। परंतु आधुनिक परामर्शदाताओं के अनुसार टी जंक्शन कुछ स्थानों के लिए खराब और कुछ स्थानों के लिए अच्छा ही होता है। दक्षिण दक्षिण पूर्व, उत्तर उत्तर पूर्व, पूर्व उत्तर पूर्व तथा पश्चिम उत्तर पश्चिम में यह शुभ होता है। जो ढलान है वो ढलान हमेशा उत्तर पूर्व की ओर ही होना चाहिए। उसके बाद ऑल जो कॉर्नर्स है मतलब दुकान के जो कॉर्नर्स है ये कॉर्नर्स 90 डिग्री में ही होनी चाहिए, राइट एंगल में ही होनी चाहिए। उसके बाद जो है सीटिंग अरेंजमेंट ऑफ शॉपकीपर, दुकानदार या दुकान का मालिक दक्षिण दक्षिण पश्चिम दिशा में बैठे और उसका मुख उत्तर की ओर या पूर्व की ओर होना चाहिए। दुकानों को कभी भी दुकान की दक्षिण पश्चिम दिशा में नहीं बैठना चाहिए। अब कैश बॉक्स जो है वो कैश बॉक्स साउथ वेस्ट डायरेक्शन में हमें रखना चाहिए और उसका जो मुख है कैश बॉक्स का, वो कैश बॉक्स का मुख हमेशा पूर्व की तरफ ही होना चाहिए। कार्यालय आमतौर पर व्यावसायिक संस्थान होते हैं जहां कंपनी के प्रशासकीय सेवा निदेशक तथा विक्रय संबंधी कार्यों का संचालन किया जाता है, क्योंकि वे महत्वपूर्ण वित्तीय गतिविधियों को संपादित करते हैं। इसलिए उनका संचालन वास्तुशास्त्र के अनुसार होना जरूरी है। दुकानों के लिए सही भूमि का चुनाव किया जाना चाहिए। भूमि का आकार नियमित अर्थात चौकर या आयताकार होना चाहिए। भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 1:2 का होना चाहिए, इससे अधिक कदापि ना हो। जो प्रवेश द्वार है वो प्रवेश द्वार कार्यालय का प्रवेश द्वार उच्च स्थिति में होना चाहिए। ज्यादा बड़े कार्यालय संकुलों में एक से अधिक प्रवेश द्वार उच्च स्थिति में बनाए जाने चाहिए, यानी कि उत्तर पूर्व और दक्षिण पूर्व पश्चिम की दिशा में ये जो एंट्रेंस है वो एंट्रेंस बनना चाहिए। ओनर की जो केबिन है मतलब मालिक का जो कक्ष है या प्रबंध निर्देशक जिसे हम मैनेजर कहते हैं, सर्वोच्च अधिकारियों का जो कार्यालय है वो कार्यालय दक्षिण पश्चिम में स्थित होना चाहिए। इस कक्ष का प्रवेश उच्च स्थिति में होना ही चाहिए। मालिक या प्रबंधक मेज जो टेबल है वो टेबल उसके कक्ष के दक्षिण पश्चिम में होनी चाहिए। उसका मुख उत्तर या पश्चिम की ओर हो।
जो मिलने के लिए आगंतुक आते हैं उनका मुख दक्षिण या पश्चिम की ओर होना चाहिए। भेंट होने भेंट हेतु आने वाले के लिए सोफा दक्षिण पूर्व की ओर या उत्तरी दीवार के साथ उत्तर पश्चिम की ओर रखा जाना चाहिए। उसके बाद जो निदेशक होते हैं, प्रबंध निदेशक को छोड़कर अन्य निदेशकों का दक्षिणी या पश्चिमी कक्षों में दक्षिण पश्चिम से जोड़ते हुए बनाना चाहिए। वरिष्ठता के क्रम में द्वितीय निदेशक दक्षिणी कक्ष में और उसके बाद के पश्चिम केबिन में और आसन ग्रहण करना चाहिए। जो रिसेप्शन है यानी कि स्वागत कक्ष, यदि कार्यालय का प्रवेश पूर्व दिशा से हो तो स्वागत तथा आगंतुकों का खंड उत्तर पूर्व में रखा जाना चाहिए। यदि कार्यालय का प्रवेश उत्तर दक्षिण उत्तर दिशा से हो तो स्वागत पटल द्वार के किसी भी ओर अर्थात उत्तर पूर्व में हो सकता है। यदि कार्यालय का प्रवेश दक्षिण दिशा से हो तो स्वागत एवं आगंतुकों का खंड प्रवेश दक्षिण पूर्व में रखा जाना चाहिए। यदि कार्यालय का प्रवेश पश्चिम दिशा से हो तो स्वागत तथा आगंतुकों का व्यवस्था उत्तर पश्चिम की ओर होनी चाहिए। स्टाफ केबिन जो है, स्टाफ को उत्तर पश्चिम या दक्षिण पूर्व की ओर रखा जा सकता है। पूर्व और उत्तर भी उनके लिए शुभ है। वरिष्ठ कर्मचारियों का मुंह उत्तर या पूर्व की ओर हो और उनकी बैठक व्यवस्था कक्ष के दक्षिण पश्चिम में हो तो अच्छा है। कोई भी कर्मचारी बीम अथवा लॉफ्ट के नीचे बैठकर काम न करें। उसके बाद पूजा कक्ष जो है, वो पूजा कक्ष के लिए पृथक उत्तर पूर्व में रखा जा सकता है। यदि पूजनार्थ अलग से कमरे का प्रबंध करना संभव न हो तो बेहतर होगा कि उत्तर पूर्व कमरे से लगा हुआ पूजा कक्ष बनाए जाए जिसमें ईश्वर के चित्र उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख हों। उसके बाद जो कॉन्फ्रेंस हॉल है या कॉन्फ्रेंस रूम है, जिसे हम मंत्रणा कक्ष कहते हैं, उसका उपयोग हमेशा नहीं होता, लेकिन उसे उत्तर पूर्व दिशा में रखा जा सकता है। प्रसाधन गृह जो है, वो प्रसाधन गृह दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम में रखा जा सकता है, किंतु गलती से भी उत्तर पूर्व या दक्षिण पश्चिम छोर पर न बनवाए जाएं। जो जनरेटर रूम है, मीटर बोर्ड या अन्य बिजली के उपकरण कार्यालय की दक्षिण पूर्वी दिशा में ही रखना चाहिए। जनरेटर रूम इस क्षेत्र से लगा हुआ होना चाहिए। पावर जनरेटर, बैटरी या इन्वर्टर को कार्यालय के दक्षिण पूर्वी भाग में ही रखा जाना चाहिए। जो कैश काउंटर है या रोकड़िया है, उसका कक्ष दफ्तर का उत्तरी भाग उचित होता है। लेखा और वित्त विभागों को भी उत्तर या उत्तर पूर्वी भाग में ही होना चाहिए। पैंट्री का उपयोग सीमित समय के लिए कार्यालय में कॉफी या हल्का नाश्ता देने के लिए किया जा सकता है। इस लघु रसोई को कार्यालय के दक्षिण पूर्वी दिशा में रखा जा सकता है। उसके बाद जो पार्किंग है, वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था कार्यालय भवन के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में किया जाना चाहिए। उसके बाद जो कंप्यूटर्स हैं, वो कंप्यूटर को हमें दक्षिण पूर्व या पूर्व की ओर स्थापित करना जरूरी होता है। और जो फाइल भंडारण है या स्टोर रूम जो है, वो स्टोर रूम दक्षिण पश्चिम में रखा जाना चाहिए।
उसके बाद कारखानों की बारी आती है। जो पांचवा हम पार्ट लेने जा रहे हैं वो है फैक्ट्री। भूखंड, ढलान, आकार, आकृति आदि के लिए हमें अपार्टमेंट, जो हमने आपको बताया है कि पहले जो है पार्ट है अपार्टमेंट, उसके हिसाब से ही वो भूखंड या ढलान या उसकी जो का शेप है, वो शेप हमेशा फैक्ट्री के लिए भी जरूरी होता है। उसके बाद जो द्वार है, कारखाने का मुख्य द्वार सदैव उच्च स्थिति में होना चाहिए। यदि कारखाने का भूखंड उत्तरमुखी है तो द्वार मध्य उत्तर से कुछ बाईं ओर रखा जा सकता है, अर्थात सोम अथवा कुबेर पद पर। वह उत्तर उत्तर पूर्व की ओर भी बनाया जा सकता है। कारखाने का भूखंड अगर पूर्वाभिमुख हो तो द्वार का मध्य पूर्व से किंचित बाईं और यानी कि जयंत अथवा महेंद्र स्थान पर बनाया जा सकता है। उसे पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व की ओर भी रखा जा सकता है। अगर कारखाने का भूखंड दक्षिण भूमिक हो तो द्वार दक्षिण से थोड़ा बाईं ओर हटते हुए दक्षिण की तरफ ग्रह कक्ष पद पर बनाना उचित होगा, या फिर उसे दक्षिण पश्चिम पूर्व की ओर भी बनाया जा सकता है। यदि कारखाने का भूखंड पश्चिम मुखी हो तो द्वार को मध्य पश्चिम से कुछ बाईं ओर पुष्पदंत व वरुण पद पर बनाया जा सकता है। उसे पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में भी बनाया जा सकता है। जो बगीचा है, वो बगीचा और लॉन जो है भूखंड के उत्तर पूर्व और पूर्वोत्तर की ओर स्थापित किया जाना चाहिए। ऊंचे वृक्षों को दक्षिण पश्चिम, पश्चिम दक्षिण, दक्षिण पूर्व के दक्षिणी एवं उत्तर पश्चिम के पश्चिमी छोर पर रोपना चाहिए। वास्तु द्वारा वर्जित वृक्षों को लगाना उचित नहीं है। ऊंचे वृक्ष उत्तर पूर्व की ओर न लगाए जाएं। जल क्षेत्र जो है, कुआं, बोरवेल, भूमिगत पानी की टंकी, ऐसे अन्य जल स्थानों के लिए भूखंड का उत्तर पूर्व सिरा सर्वोत्तम है। उत्तरी या पूर्वी भाग में भी इसके लिए उपयुक्त जगह है। रूफ यानी कि छत, कारखानों की छत जनरली एस्बेस्टॉस शीट की बनाई जाती हैं। ढलान उत्तर अथवा पूर्व की ओर हो तो बेहतर होगा। फिर भी यदि ढलान दोनों ओर रखना हो तो पूर्व या उत्तर की ओर छत का भाग अधिक रखा जाए। उनमें अधिक झुकाव हो और वे ज्यादा खड़ी न हो, यानी कि जो उच्चतम बिंदु है जिसे हम पिनेकल कहते हैं, दक्षिण या पश्चिम क्षेत्र के आधे भाग में रखें। वर्षा का जल उत्तर पूर्व में एकत्रित हो, इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद जो कंपाउंड वॉल है, वो कंपाउंड वॉल दक्षिण और पश्चिम चार दीवारी की दीवारें पत्थर या अन्य वस्तुओं से बनाई जानी चाहिए। इस प्रकार के दक्षिण पश्चिम सिरा जो है वो 90 डिग्री होना चाहिए। पूर्वी और उत्तर सीमा की दीवारें कंटीले तारों से भी हम बना सकते हैं ताकि वे हल्की रहे, और उसका जो मकसद है वो मकसद यही है कि उन्हें हल्का होना चाहिए। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग है जिसे हम प्रशासकीय भवन कहते हैं, कार्यालय यानी कि प्रशासकीय भवन दक्षिण पश्चिम की ओर बनाए जाएं।
मालिक या प्रबंधक के सामने पूर्व अथवा उत्तर दिशा होनी चाहिए। प्रसाधन गृह जो है उत्तर पूर्व की ओर बनाए जाने चाहिए, किंतु इन्हें दक्षिण की ओर भी रखा जा सकता है। टॉयलेट उत्तर पूर्व की ओर हरगिज नहीं होना चाहिए। सेप्टिक टैंक उद्योग भूखंड के मध्य पूर्व या मध्य उत्तर की ओर ही बनाया जाना चाहिए। उसके बाद कैंटीन जो है वो पूर्व दिशा से सट के थोड़ा सा दूर दक्षिण पूर्व दिशा की ओर कैंटीन का निर्माण होना चाहिए। कैंटीन का वह भाग जहां भोज्य पदार्थ तैयार किया जाता है दक्षिण पूर्वी छोर पर रखा जा सकता है, जबकि भोजन क्षेत्र को उत्तर पश्चिम की ओर रखना उचित है। जलपान गृह उत्तर पश्चिम की तरफ भी रखा जा सकता है, बशर्ते कि वह उत्तरी दीवार को छटके या स्पर्श न करे। उसके बाद पार्किंग जो है वो पार्किंग दक्षिण पश्चिमी सिर पर होना चाहिए। यदि कुछ कारणों से यह संभव नहीं है तो पार्किंग की व्यवस्था भूखंड के दक्षिण पूर्व की ओर भी की जा सकती है। उसके बाद जो पानी की टंकियां हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, पहले भी बताया है कि ऊंची पानी की टंकियां जो है वो ऊंची पानी की टंकियां ये दक्षिण पश्चिम की ओर ही बनानी चाहिए। अब आता है भाग मशीनरी का। विभिन्न कारखानों में प्रयुक्त होने वाली मशीनें विविध प्रकार की होती हैं और उनकी उपयोगिता भी अलग-अलग होती है। उन्हें अब स्थानों पर स्थापित किया जाना चाहिए जो तद्रूप बलों का प्रतिनिधित्व करते हैं। बर्नर, चिमनी, ड्रायर, भट्टियां आदि पूर्वी दक्षिण पूर्व में स्थापित की जानी चाहिए। उद्योग की चिमनी भी दक्षिण पूर्व दिशा में ही होनी चाहिए। भारी मशीनें उत्तर पश्चिम और दक्षिण पूर्व कोनों को छोड़कर दक्षिण पश्चिम पश्चिम तथा दक्षिण की ओर लगाई जानी चाहिए। हल्की तथा सहायक मशीनें उत्तर की ओर रखी जा सकती हैं। ब्लोअरों के लिए उत्तर पश्चिम सर्वाधिक उपयुक्त दिशा होती है। यथासंभव उत्तर पूर्व क्षेत्र को किसी भी प्रकार की मशीनों से मुक्त रखना चाहिए। जो रॉ मटेरियल है, जिसे हम कच्चा माल जो है उसके संग्रहणार्थ गोदाम कारखाने के भवन के अंदर दक्षिण या पश्चिम की ओर बनाने जाने चाहिए। किसी भी हालत में गोदाम उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम अथवा बीच में नहीं रखने चाहिए। जो तैयार माल है, जिसे हम प्रोडक्ट कहते हैं, तैयार माल हमेशा उद्योग की उत्तर पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। उसे उत्तर पूर्व, दक्षिण, पश्चिम अथवा केंद्र में नहीं रखना चाहिए। उसके बाद आता है शैक्षणिक संस्थान, जिसे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कहते हैं। भूखंड के जो कोण होते हैं वो 90 डिग्रीज में ही हमेशा होने चाहिए और साथ में रेक्टेंगुलर भी होना चाहिए। जो स्टेशनरी है वो स्टेशनरी हमेशा दक्षिण या पश्चिम की ओर ही रखी जानी चाहिए। लाइब्रेरी जो है वो लाइब्रेरी पश्चिम दिशा की ओर होनी चाहिए। जो मेन एंट्रेंस है, जिसे हम मुख्य प्रवेश कहते हैं, पूर्व अथवा उत्तर पूर्व की ओर से हो। दक्षिण या दक्षिण पश्चिम कोनों की ओर से भी कभी भी न हो। मतलब एट एनी कॉस्ट हमें दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा जो है वो अवॉइड करनी है। उसका जो भवन है, मतलब एजुकेशनल बिल्डिंग जो है, वो एजुकेशनल बिल्डिंग दक्षिण पश्चिम या दक्षिण भाग में ही बनानी चाहिए। कार्यालय जो होता है
वो ऑफिस हमेशा दक्षिण पूर्व में ही स्थापित करना चाहिए। उसका प्रवेश जो है वो प्रवेश पूर्व या उत्तर की ओर से ही होना चाहिए। कक्षाएं जिसे हम क्लासरूम कहते हैं, वो कक्षाएं हमेशा चौरस या आयताकार शेप की हो, जिसका जो रेशो है मैक्सिमम 1:2 होना चाहिए। और कक्षा का जो प्रवेश है जिसे हम एंट्रेंस कहते हैं, कक्षा का प्रवेश हमेशा पूर्व उत्तर या उत्तर पूर्व से ही होना चाहिए। किसी अन्य उच्च स्थान से हो, किंतु वह दक्षिण पश्चिम कोने से हरगिज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो टॉयलेट है, वो टॉयलेट हमेशा उत्तर पश्चिम दिशा में ही होने चाहिए। प्राचार्य कक्ष जो है वो प्राचार्य कक्ष दक्षिण पश्चिम, पश्चिम या दक्षिण में ही रखा जाए, जिसका द्वार पूर्व या उत्तर पूर्व से हो। उसके बाद जो स्टाफ रूम है, वो स्टाफ रूम भी हमेशा दक्षिण पश्चिम या पश्चिम की ओर ही होना चाहिए। असेंबली हॉल जो है वो असेंबली हॉल पूर्व की तरफ रखना चाहिए। जो प्लेग्राउंड है वो प्लेग्राउंड उत्तर या पूर्व की तरफ ही होना चाहिए। उसके बाद आता है चिकित्सालय, जिसे हम हॉस्पिटल कहते हैं। पहला है ऑपरेशन थिएटर। ऑपरेशन थिएटर पश्चिम में हो। स्ट्रेचर पर लिटाए गए रोगी का सिर दक्षिण की तरफ होना चाहिए। शल्य क्रिया करते समय डॉक्टर का मुंह पूर्व, उत्तर या पश्चिम की ओर होना चाहिए, परंतु दक्षिण की ओर कदापि भी न हो। रोगी जब लेटा हुआ हो तो उसका सर दक्षिण, पश्चिम अथवा पूर्व की तरफ होना चाहिए। मध्य भाग जो है हॉस्पिटल का मध्य भाग आकाश के लिए खुला रखना चाहिए। यदि किसी तरह की छत रखनी हो तो छत सबसे ऊंची छत की अपेक्षा 2 या 3 फुट अधिक होनी चाहिए। इमरजेंसी के लिए या आपात स्थिति में रोगी को कभी भी कमरे के दक्षिण पश्चिम कोने में न रखाया जाए। उसको उत्तर पश्चिम में रखा जाना चाहिए। इससे वह तेजी से स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद जो रैक्स हैं, चिकित्सा संबंधी जो बुक्स, औषधियां और उनके लिए जो रैक्स हम बनवाते हैं, वो हमेशा दक्षिण या पश्चिम में ही रखे जाने चाहिए। क्ष किरण यानी कि एक्सरे रूम जो है, वो एक्सरे रूम हमेशा दक्षिण पूर्व की ओर रखा जाना चाहिए। उसके बाद जो कैश काउंटर है, वो कैश काउंटर हमेशा दक्षिण या पश्चिम में हो एवं वह उत्तर या पूर्व की ओर खुले होने चाहिए। उसके बाद ओपीडी जो है, जिसे हम परीक्षण कक्ष कहते हैं, मरीजों का परीक्षण उत्तर की ओर कमरे में किया जाना चाहिए। चिकित्सक जब बैठे तो उसका मुख पूर्व अथवा उत्तर की ओर हो। जो वार्ड होते हैं, जो रोगी कक्ष होता है, वो रोगी कक्ष उत्तर पश्चिम में ही होना चाहिए। और जो हॉस्पिटल है, उसके हॉस्पिटल की जो सीढ़ियां यानी कि स्टेयरकेस जो है, वो पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पश्चिम की ओर ही होनी चाहिए। अब बैंक की तरफ आते हैं। बैंक का जो प्रबंधक होता है, जिसे हम मैनेजर कहते हैं, उसका कक्ष दक्षिण पश्चिम की ओर होना चाहिए और काम करते समय उसका मुख जो है
वो उत्तर दिशा से या उत्तर की तरफ होना चाहिए। इंक्वायरी जो है वो इंक्वायरी पूर्व की तरफ होनी चाहिए। उसके बाद जो काउंटर है वो काउंटर दक्षिण की ओर होना चाहिए और तिजोरी जो कक्ष है वो तिजोरी कक्ष दक्षिण की ओर होना चाहिए। तिजोरी व लॉकर उत्तर अथवा पूर्व की ओर खुले, ऐसी व्यवस्था उसकी होनी चाहिए। रिकॉर्ड रूम जो है वो रिकॉर्ड रूम दक्षिण पश्चिम की ओर होनी चाहिए। और जो कैश काउंटर है वो मिड ऑफ द नॉर्थ, मतलब उत्तर के मध्य में उसे रखा जाना चाहिए। उसका मुख्य जो प्रवेश है, बैंक का जो मुख्य प्रवेश है वो पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ होना चाहिए। अब होटल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। कैफे या रेस्टोरेंट, अतिथि गृह जिसे हम गेस्ट हाउस कहते हैं, तथा विविध प्रकार के होटल, इस होटल के अंदर मैंने उसको सम्मिलित किया गया है। तो पहला आता है एसी कंडीशनर। यदि भवन के केंद्रीय वातावरण भवन को केंद्रीय वातानुकूलन करना हो तो सेंट्रल एसी प्लांट भवन के दक्षिण पूर्वी छोर पर रखा जाना चाहिए। एकांकी कमरों के एसी दक्षिण या पश्चिमी दीवार पर या दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पश्चिम मीनारों पर लगाए जा सकते हैं, लेकिन उत्तर पूर्व की दिशा में कभी भी एसी न लगाए जाए। किचन, होटलों के रसोई घरों का या पाकशालाओं में विस्तृत स्थान, अच्छी रोशनी तथा हवा की निकासी हेतु वेंटिलेटर्स की बहुत जरूरत पड़ती है तथा रसोई को घर भूतल, मतलब जो ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं, घर भूतल यानी ग्राउंड फ्लोर पर दक्षिण पूर्वी कोने में बनाया जा सकता है। रसोई के प्रयुक्त होने वाले समस्त विद्युतीय उपकरण जैसे कि ओवन, ग्राइंडर, मिक्सर आदि दक्षिण पश्चिम कोने पर रखे जाने चाहिए। रसोई का भंडार कक्ष किचन के दक्षिण पश्चिम छोर पर हो या पूरी पाकशाला के पश्चिम या दक्षिण में बनाया जाना चाहिए। उसके बाद जो डाइनिंग हॉल है, होटल का जो डाइनिंग हॉल है वो हमेशा पश्चिम की तरफ ही बनाया जाना जरूरी होता है। उसके बाद रिसेप्शन जो है, रिसेप्शन और मैनेजर जो है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में होना चाहिए। और जो स्वागत कक्ष है वो स्वागत कक्ष उत्तर, पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में होना चाहिए। हमेशा एक बात याद रखिएगा कि दक्षिण दिशा में कभी भी होटल का रिसेप्शन जो है वो रिसेप्शन नहीं रखना चाहिए। उसके बाद फार्म हाउस। अभी फार्म हाउस का मतलब हम देखेंगे कि बहुत सारे लोग जिन्हें परिस्थितिवश अनिवार्य रूप से महानगरों में भीड़-भाड़ में, प्रदूषित वातावरण में, तनाव में रहना पड़ता है, उन्हें इस तकलीफ देह स्थिति से निजात दिलाने के उद्देश्य से कई उपाय ग्रामीण क्षेत्रों में ढूंढे गए हैं जो महानगरों के निकट हैं। ऐसी ही एक फार्म या फार्म हाउसों की डेवलपमेंट अभी शुरू हुई है। उसका जो कॉटेज है जिसे हम कुटीर कहते हैं, वो कुटीर हमेशा दक्षिण पश्चिम दिशा में ही रखना चाहिए। उसका जो स्विमिंग पूल है
वो स्विमिंग पूल हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में ही होना चाहिए। जिम जो है, वो जिम, स्वास्थ्य क्लब या योगा केंद्र दक्षिण पूर्व में ही होने चाहिए। और जो प्ले पार्क है, वो प्ले पार्क पूरब की तरफ या उत्तर की तरफ रखना चाहिए। और जो महकाना, जिसे हम बार कहते हैं, बार को हमें दक्षिण पूर्व दिशा में ही रखना चाहिए। अब हम पेंटिंग और स्टैचूज के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसे हम चित्र एवं शिल्प कहेंगे। विभिन्न प्रकार के चित्रों और उनके लगाने के स्थान का प्रभाव घर के निवासियों पर पड़ता है। अतः किसी भी चित्र को सोच समझकर ही घर में लगाना चाहिए। यह बात मूर्ति शिल्पों पर भी लागू होती है। अशुभ चित्रों के बारे में हम अभी बात करेंगे। पहला जो है, घर में कभी भी रामायण, महाभारत या अन्य किसी भी प्रकार के युद्ध के चित्र नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद गंधर्व, नाग, सर्प, अप्सराओं के चित्र भी कभी भी नहीं लगाने चाहिए। घायल, जले हुए, पागल, नपुंसक, मूर्ख और नग्न लोगों को चित्र भी कभी भी नहीं लगाने चाहिए। देवताओं और भगवान के चित्र भी सजावट के रूप में भी नहीं लगाने जाने चाहिए। मायावी चित्र, रोते हुए बच्चों या स्त्री पुरुषों के चित्र भी कहीं भी किसी भी प्रकार में घर में नहीं लगाने चाहिए। उसके बाद शिकार के जो दृश्य है और जंगल की आग के जो चित्र है, वो चित्र भी हमें नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। उसके बाद जलते हुए घर और सूखे बिना फूल पत्तों वाले वृक्ष के चित्र नहीं लगाने जाने चाहिए। सुअर, सियार, भैंस, उल्लू, कौवा, बाज जैसे शिकारी पक्षी के चित्र भी नहीं लगाना चाहिए। जिन चित्रों को देखकर भय, क्रोध या अन्य कोई दुर्भावना पैदा होती है, उन चित्रों का भी इस्तेमाल घर में लगाने के लिए नहीं करना चाहिए। इसी प्रकार अभी जो मैंने आपको बताया, उन सभी प्राणियों के या घटनाओं के जो मूर्ति शिल्प होते हैं, वो मूर्ति शिल्प भी हमें नहीं लगाने चाहिए। अभी जो शुभ चित्र है, वो शुभ चित्रों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। परिवार के कुल देवता का चित्र जो एक हस्त तकरीबन 18 इंच लंबा हो, ऐसा लगाना चाहिए। उसके बाद दरवाजे के दोनों ओर एक एक द्वारपाल या प्रतिहारी अच्छे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित हों। इनके हाथ में कोई शस्त्र, तलवार या भाला हो। इनके साथ एक एक महिला रक्षिका भी होनी चाहिए। कमल पर विराजित लक्ष्मी, जिनका अभिषेक सफेद हाथी करते हो, ऐसा चित्र बहुत शुभ माना गया है। नृत्य गान करती हुई महिलाओं के चित्र शुभ होते हैं। गाय अपने बछड़े के साथ पूर्ण रूप से सुसज्जित हो, ऐसा चित्र बहुत अच्छा होता है। उसके बाद तोता, मैना, मोर, हंस, सारस के चित्र भी शुभ होते हैं। उद्यानों के चित्र भी हमेशा
शुभ होते हैं। साथ ही में अगर शंख, कमल, कुबेर के चित्र भी शुभ माने गए हैं। जल पक्षियों के जल पक्षियों से युक्त जलाशय एवं कमल के फलों वाले जलाशय को भी शुभ चित्र माना गया है। किसी भी ऋतु का उसकी मनोरम दृश्यावली वाला चित्र हमेशा अच्छा होता है। उसके बाद प्रेरणादायी महापुरुष और वीरों के चित्र भी अत्यंत शुभ माने जाते हैं। स्वर्गवासी पूर्वजों के चित्र दक्षिण दीवारों पर लगाने चाहिए। पढ़ने की मेज पर उत्तर पूर्व में आराध्य प्रभु का चित्र लगाना बहुत ही शुभ माना गया है। इसी प्रकार हम इन्हीं के मूर्ति शिल्प जो है, मूर्ति शिल्प हम घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी जो आपके सामने स्लाइड आई है, उस स्लाइड में अगर हम देखेंगे तो जो वृक्ष है और उनके सुटेबिलिटी जो है, उनकी सुटेबिलिटी हम डिस्कस करेंगे। जब भी व्यक्ति अपना घर बनवाता है तो उसकी कोशिश रहती है कि घर के आसपास के पेड़ पौधे अवश्य हों। इससे वातावरण शुद्ध रहता है, प्राकृतिक वातावरण मिलता है, पर्यावरण में सुंदरता आती है, फल और फलों की प्राप्ति होती है। पेड़ पौधों से वातावरण में शीतलता रहती है। परंतु घर के आंगन या बगीचे में तथा घर के पास कौन से पेड़ पौधे लगाने का क्या प्रभाव होता है, इसके बारे में सावधानी पूर्वक हमें सोच लेना चाहिए। चंपा, गुलाब, केल, चमेली, केतकी, पुन्नाग, केसर, फलिनी, नीम, अनार, दालचीनी, अशोक, अंगूर, चंदन, जयंती, अपराजिता, नारियल, वचा, आम, भृंग कहीं भी लगाए जा सकते हैं और उनका लगाना हमेशा शुभ होता है। घर के आंगन में दूध वाले वृक्षों को कभी भी नहीं लगाना चाहिए। कांटे वाले वृक्ष जैसे बाबुल, बेर आदि आंगन में या घर के पास भी नहीं लगाने चाहिए। भवन के पूर्वश में कैश, पूर्व में बरगद, दक्षिण में गुलेर और पश्चिम में पीपल का पेड़ शुभ होता है। पाकड़ का वृक्ष उत्तर में शुभ होता है। बरगद का वृक्ष पश्चिम में, गुलर उत्तर में, पाकड़ दक्षिण में तथा पीपल का वृक्ष पूर्व दिशा में अशुभ होता है। यदि घर के पास बबूल, बेर, खैर, भामी, आंधी झाड़ा जैसे वृक्ष हो और उन्हें हटाया ना जा सके तो घर और इन वृक्षों के बीच में पुन्नाग, अशोक, शाल, अरिष्ट, बकुल जैसे वृक्ष हमें लगाने चाहिए, जिससे जो दोष उत्पन्न होते हैं उस उन दोषों की समाप्ति हो जाती है। दूध और कांटे वाले वृक्ष जैसे अशुभ होते हैं, परंतु यदि ये दक्षिण पूर्व में हो तो अधिक अशुभ माना जाता है। ईशान कोण में आंवला, नैऋत्य कोण में इमली, आग्नेय में अनार तथा वायव्य में बेल का वृक्ष लगाना चाहिए। दक्षिण और नैऋत्य के बीच में जामुन और कदम्ब के वृक्ष लगाने जाने चाहिए। पूर्व और ईशान के बीच कटहल और आम के वृक्ष लगाना अत्यंत शुभ माना जाता है। आम, पीपल, बरगद, पाकड़, नीम, जामुन
और इमली का बगीचा लगाना शुभ माना जाता है। वृक्षों के नामों के क्रम से इनके शुभ फल मिलते हैं। निसंतान व्यक्ति को आम का बगीचा लगाना चाहिए। इसका फल उसके पुत्र द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म के समान होता है। मार्ग के दोनों ओर छायादार और फल वाले वृक्षों को फल लगाने का फल अत्यंत शुभ होता है। आज यहीं पर हम रुकते हैं। कल आगे मांगलिक चिन्ह जो है, मतलब स्वस्तिक, ओम, पंचानन जैसे चिन्हों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिफरेंट चिन्ह मतलब मछली या कलश, इनके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।